ईरान और इसराइल की लड़ाई का 7वां दिन चल रहा है। एक हफ्ते पहले तक चलते फिरते लोग अब आंकड़े बनते जा रहे हैं, क्योंकि ना इसराइल के हवाई हमले रुक रहे हैं, ना ईरान की मिसाइलें। हमने 18 जून के राजदूत में आपको बताया था कि एक एक दिन खिंचती लड़ाई कैसे ईरान और इसराइल के संसाधनों को निचोड़ रही है। ईरान के पास मिसाइल लॉन्चर्स खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। एयर डिफेंस न होने के चलते इसराइल का हर हमला सफल रहता है और इसीलिए ईरान में तबाही व्यापक है। मरने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, घायलों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। राजधानी तेहरान तक में कोई सुरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ इसराइल अब वो सब अपने साथ होता देख रहा है जो कुछ दिन पहले गजा में हो रहा था। ईरान की मिसाइल कभी बंदरगाह पर गिरती है तो कभी रिफाइनरी पर गिरती है। आज एक मिसाइल दक्षिणी इसराइल के मुख्य अस्पताल सोरोका मेडिकल सेंटर पर गिर गई। अस्पताल पर हमले पर हंगामा हुआ तो ईरान ने वैसा ही बयान दे दिया जैसा इसराइल कभी गजा के अस्पतालों पर बम गिराने के बाद देता था। सीबीएस न्यूज के मुताबिक ईरान ने कहा कि सोरोका अस्पताल के परिसर पर जो हमला हुआ उसका लक्ष्य एक मिलिट्री इंटेलिजेंस साइट थी, न कि अस्पताल। हमने सोरोका के बिशेरबा पर हमला किया। ये इजरायली सेना का एक अड्डा है जो अस्पताल से सटा हुआ है। हमले के धमाके की वजह से अस्पताल को कुछ नुकसान हुआ होगा, ऐसा ईरान का दावा है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू अब बदले के मूड में कह रहे हैं कि तेहरान में बैठे तानाशाहों से पूरी कीमत वसूली जाएगी। रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज एक लेवल आगे गए। उन्होंने कहा यह वॉर क्राइम था। वैसे राहत की बात यह है कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लोग जख्मी जरूर हुए हैं। जान इसलिए नहीं गई और जख्मी लोगों की संख्या भी इसलिए कम है क्योंकि जिस ओर से हमला हुआ वो इलाका पहले ही खाली करा लिया गया था। अभी के लिए इजराइल ईरानी मिसाइलों से निपटने में सक्षम है, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ रही है इजराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स का जखीरा कम हो रहा है, स्पेशली एरोज के मामले में। इजराइल में कोई ये कहता नहीं है, लेकिन सब जानते हैं कि सीधे और स्पष्ट अमेरिकी सहयोग के बिना ज्यादा दिन इजराइल लड़ाई नहीं कर सकता। इसीलिए इजराइल पीले चावल डालकर अमेरिका का इंतजार कर रहा है। लेकिन ट्रंप हैं कि आई मे आई माइट नॉट में फंसे हुए हैं। बात इधर उधर करने वाले तो दुनिया भर में आपको मिल जाएंगे। यूएस में भी ट्रंप से पहले ऐसे कई हुए हैं, लेकिन जो पावर स्टीयरिंग ट्रंप में लगी है वो इतनी स्पीड से गाड़ी घुमाती है कि अंदाजा लगता नहीं है कि जा कहां रही है गाड़ी। आप पूछेंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आप ट्रंप की उस बातचीत को ही ले लीजिए जो 17 जून को प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई। भारत के विदेश सचिव ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने भारत का आधिकारिक स्टैंड दोहराया कि भारत और पाकिस्तान के बीच हिंसा रोकी आपसी बातचीत में, न कि किसी तीसरी शक्ति की मध्यस्थता के चलते। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कश्मीर को लेकर मध्यस्थता को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन इसके ठीक बाद यानी रात को बात हुई है और दोपहर में ट्रंप पाकिस्तानी सेना के मुखिया असीम मुनीर से मिले तो पत्रकारों के सामने फिर से पावर स्टीयरिंग चलाई, बोले कि मैंने वॉर रुकवाई। एक नहीं 2 बार उन्होंने ऐसा कहा। रात से दोपहर के अंतराल में जो आदमी इतनी वैरायटी दे सकता है उससे इजराइल ईरान की लड़ाई में उतरने को लेकर स्पष्टता की उम्मीद बेमानी है। लेकिन बात यहां ट्रंप की मानसिक सेहत या स्टेबिलिटी भर की नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा फैसला है जो ट्रंप अकेले ले ही नहीं सकते हैं। और अमेरिका की राजनीति और जनता इजराइल के पक्ष में लड़ाई में उतरने को लेकर एकमत नहीं है। हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन क्या लड़ाई में उतरना है, इसको लेकर बात क्लियर नहीं है पूरे यूएस में। जब से गजा में इजराइल की जंग शुरू हुई है अमेरिका ने लाखों करोड़ों रुपए दिए हैं इजराइल को। शुरू के 1 साल में तो अनुमान लगाया गया कि यह मदद 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी। इसके अलावा अमेरिका इसराइल को हर साल लगभग 30,000 करोड़ की मिलिट्री एड देता ही देता है। इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी देता है। जब भी यूएन में इजराइल के खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है तो यूएस फौरन वीटो करने पहुंच जाता है। तब ट्रंप अभी क्यों कतरा रहे हैं, आज के शो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। तब से वो एक ही राग अलाप रहे हैं कि मैं दुनिया में वॉर रुकवा दूंगा। उन्होंने इसके लिए कुछ कोशिश भी की, जैसे यूक्रेन रूस के बीच उन्होंने एक अस्थायी सीज फायर का प्रयास किया। हालांकि शर्त यह रखी कि रूस यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेगा, बाकी हमले तो चलते ही रहेंगे। ये सीज फायर भी कुछ दिनों में टूट गया। जनवरी 2025 में ट्रंप ने गजा में हुए सीज फायर का क्रेडिट ले लिया। ये सीज फायर उनके राष्ट्रपति बनने के चंद दिन पहले हुआ था। ये सीज फायर भी इजराइल ने मार्च में तोड़ दिया। फिर मई महीने में ट्रंप ने क्लेम किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर रुकवा दी, लेकिन यहां भी कंडीशन सप्लाई वाला मामला है।
भारत की आधिकारिक लाइन तो यही है कि ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म ही नहीं हुआ, यानी ट्रंप अभी तक कहीं वॉर रुकवा नहीं पाए हैं, किसी मैटर को सॉर्ट नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम उन्होंने बातचीत की तो वकालत की ही है, जबकि एक वक्त अमेरिका खुद ही लड़ने पहुंच जाता था। लेकिन इसराइल ईरान लड़ाई ने ट्रंप की पावर स्टीयरिंग को फिर से एक्टिव कर दिया है और अब गाड़ी घूम रही है। पहले वो सोशल मीडिया पर ईरान को ललकारते रहे कि डील करो डील करो डील करो। अब उनकी भाषा लेकिन बदल गई है, बोल रहे हैं कि जानता हूं खमेनी कहां है, लेकिन अभी मारूंगा नहीं। पत्रकार पूछते हैं तो बोलते हैं कि मैं सीज फायर नहीं, कुछ बड़ा करने जा रहा हूं। लोग पूछते हैं कि आप लड़ाई में उतरेंगे तो कहते हैं आई माइट नॉट। इस बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 18 जून को छापा है कि ट्रंप ने सीक्रेट में ईरान के खिलाफ वॉर प्लान्स पर मुहर लगा दी थी, बस अंतिम मंजूरी बाकी है। सीएनएन ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका ने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड को इजराइल की ओर रवाना किया है। अमेरिका ने पहले से मध्य पूर्व में अपने एसेट्स को हाई अलर्ट पर रखा है। उनके युद्धपोत और लड़ाकू विमान ईरानी मिसाइल्स को ट्रैक करते हैं, जब चाहे तब इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं। ट्रंप के बदलते सुर और अमेरिकी मिलिट्री की तैयारी बता रही है कि अमेरिका खुलकर जंग में उतरने को लेकर गंभीर तो हो रहा है, लेकिन ट्रंप के लिए लाल बटन दबाना इतना भी आसान नहीं है। पिछले कुछ समय में अमेरिका में ढेर सारे रिसर्चर्स, पब्लिक ओपिनियन पोल्स हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि अमेरिका की आवाम का बहुत बड़ा धड़ा जंग में शामिल होने के खिलाफ है। इकोनॉमिस्ट पोल का सर्वे कहता है कि अमेरिका में सिर्फ 19% लोग मिलिट्री एक्शन का समर्थन करते हैं। 63% का कहना है कि अमेरिका को ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत में शामिल होना चाहिए। शिकागो काउंसिल सर्वे ने इसी साल अप्रैल महीने में सर्वे किया, जिसमें 10 में से 8 अमेरिकन ने कहा कि जंग के बजाय डिप्लोमेटिक तरीका अपनाया जाए या ईरान पर प्रतिबंध कड़े कर दिए जाएं। इकोनॉमिस्ट और YouGov पोल ने अप्रैल 2024 में ट्रंप के वोटर्स पर एक सर्वे किया था। इसमें ट्रंप के 53% वोटर्स ने कहा था कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ इजरायली हमलों का साथ नहीं देना चाहिए। इन सर्वेज की तारीख कुछ नई या पुरानी हो सकती है, लेकिन एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अमेरिका की जनता तो ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने का विरोध करती है। एक बड़ा नंबर है वहां। अच्छा, सिर्फ जनता ही नहीं है, राजनेता भी खिलाफ हैं। वहां की संसद में बिल पेश किया गया है कि बिना संसद की अनुमति के ट्रंप ईरान पर हमला नहीं बोल पाएंगे। खुद उनकी पार्टी के कई कद्दावर नेता भी अब उनके खिलाफ हो रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद थॉमस मेसी ने 17 जून को एक्स पर लिख दिया कि यह हमारी जंग नहीं है, हमें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। 18 जून को टेनेसी के रिपब्लिकन सांसद टिम बर्चेट ने सीएनएन से कह दिया कि हमें अपने सैनिक ईरान नहीं भेजने चाहिए, बूढ़े लोग फैसला ले लेते हैं लेकिन मरते नौजवान हैं। टिम ने यह भी कहा कि अमेरिका की मिडल ईस्ट में कम ही भागीदारी होनी चाहिए। फिर टकर कार्लसन ने, जो कि ट्रंप के खासम खास हैं, उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा के कैंपेन को खूब मजबूत किया था। उसके एक पिलर की तरह हैं वो भी ट्रंप के खिलाफ हैं इस इशू को लेकर। उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में घसीटने की कोशिश हो रही है। मागा के कुछ और लोग भी हैं जिनकी ओर से अलगाव की बू आ रही है, जैसे स्टीव बैनन, ट्रंप के पहले टर्म में सलाहकार रह चुके। उन्होंने ईरान पर हमला न करने की ताकीद की है। इस लिस्ट में एक और नाम की खूब चर्चा है, वो है मार्जरी टेलर ग्रीन। फार राइट राजनेता हैं, रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं, ट्रंप की बड़ी समर्थक रही हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो लोग अमेरिका को इस जंग में झोंकना चाहते हैं वो अमेरिका फर्स्ट के समर्थक नहीं हो सकते। उनके लिए ये उनकी बेवकूफ़ी भरी विदेश नीतियों को दोहराना ही होगा, जिनके ही खिलाफ ट्रंप ने चुनाव लड़ा था। वैसे एक बिंदु ये भी हम क्लियर करना चाहते हैं, मागा के जिन लोगों के बारे में हम बता रहे हैं, मागा के भीतर एक धड़ा वो भी है जो परंपरागत रूप से इजराइल का विरोधी रहा है, तो उनकी बात को आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा। ज्यादातर मागा सपोर्टर्स वैसे हर हाल में ट्रंप के साथ हैं। उनका लॉजिक बहुत सिंपल है कि ट्रंप जी ने किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा, लेकिन ये बात ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लिए नहीं कही जा सकती है। रिपब्लिकन भी बड़ी संख्या में ट्रंप के साथ में हैं, लेकिन वो लड़ाई में सीधे उतरने के खिलाफ हैं, क्योंकि यही बात उन्होंने चुनाव प्रचार के वक्त अपने वोटर्स को कही थी कि अमेरिकी पैसा अमेरिकी काम के लिए खर्च होगा, न कि किसी और का झगड़ा सुलझाने में। इन बातों का आप ये मतलब न निकालें कि अमेरिका इजराइल की मदद नहीं करेगा। तय है, आप गोदना बना लीजिए कि अमेरिका इजराइल की मदद करेगा, बस कब करेगा और कितनी करेगा ये सवाल है। आप पूछ सकते हैं कि हम इतने श्योर क्यों हैं? श्योर इसलिए है क्योंकि इतिहास इसी तरफ इशारा करता है। साल 1948 की बात है, दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की तबाही से उबर रही थी और तब यूएस के राष्ट्रपति थे, ओवल ऑफिस में बैठे हुए थे हैरी एस ट्रूमन। उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि मिडल ईस्ट में एक नए देश का जन्म होना है, इजराइल। क्या अमेरिका उससे मान्यता देगा? ट्रूमन को यह फैसला अकेले लेना था, क्योंकि उनकी अपनी ही सरकार उनके खिलाफ थी और इस विरोध का चेहरा थे जनरल जॉर्ज मार्शल। मार्शल प्लान वाले मार्शल, जिनके नाम पे बना। जनरल मार्शल दूसरे विश्व युद्ध के हीरो थे अमेरिका के लिए।
वो शख्स थे जिन्होंने यूरोप की पुनर्निर्माण योजना बनाई, मार्शल प्लान। अमेरिका में उनकी हैसियत बहुत बड़ी थी और उनकी आवाज़ का मतलब तब अमेरिका की आवाज़ लगभग लगभग समझ लिया जाता था और उस आवाज़ ने ट्रूमन को चेतावनी दी थी। मार्शल ने कहा था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, ये एक बहुत बड़ी गलती होगी अगर हमने इजराइल को मान्यता दे दी तो हम पूरे अरब जगत को अपना दुश्मन बनाएंगे। वो सारा तेल जिस पर हमारी अर्थव्यवस्था चलती है वो हमारे हाथ से निकलता जाएगा और ये सारे देश हमारे सबसे बड़े दुश्मन सोवियत संघ की तरफ झुकते चले जाएंगे। बात यही खत्म नहीं हुई। गुस्से में भरे मार्शल ने राष्ट्रपति ट्रूमन से कहा कि अगर आपने ये फैसला लिया तो मैं अगले चुनाव में आपके खिलाफ वोट डालूंगा। अमेरिका का सबसे सम्मानित जनरल अपने ही राष्ट्रपति को सीधी चुनौती दे रहा था, लेकिन ट्रूमन ने किसी की नहीं सुनी। 14 मई 1948 को तेल अवीव में इजराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया और ऐलान के ठीक 11 मिनट बाद वॉशिंगटन से खबर आई कि हैरी ट्रूमन ने इजराइल को मान्यता दे दी। तो सवाल बनता है कि आखिर हैरी ट्रूमन ने इतना बड़ा जोखिम लिया क्यों? मध्य पूर्व में लंबे समय तक डिप्लोमेट रह चुके डेनिस रॉस अपनी किताब डूम टू सक्सेस में लिखते हैं कि राष्ट्रपति ट्रूमन के लिए मामला सिर्फ जमीन के टुकड़े का नहीं था, ये एक नैतिक सवाल भी था उनके लिए। वो इतिहास के उस पन्ने पर अपना नाम नहीं लिखवाना चाहते थे जहां लिखा हो कि जब दुनिया के सारे सताए हुए लोगों को, उनमें से ज्यूज को, एक घर की जरूरत थी तो अमेरिका ने मुंह फेर लिया। और बात सिर्फ मोरालिटी की ही नहीं थी, इजराइल को मान्यता देने में ट्रूमन की एक निजी वजह भी थी। किस्सा यूं है कि इजराइल के पक्ष में लगातार लॉबिंग से ट्रूमन तंग आ रहे थे। उन्होंने गुस्से में यहूदी नेताओं से मिलना भी बंद कर दिया था। तब उनसे मिलने आया उनका एक पुराना दोस्त एडी जैकबसन। एडी ट्रूमन के बहुत पुराने दोस्त थे। दोनों ने मिलकर सालों पहले एक दुकान खोली थी जो बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। दुकान नहीं चली पर दोस्ती बनी रही। एडी एक यहूदी थे और उन्होंने दोस्ती का वास्ता देकर व्हाइट हाउस पहुंचकर ट्रूमन से मुलाकात की। वहां पहुंचकर उन्होंने ट्रूमन को चैम वाइजमैन से मुलाकात के लिए मनाया। वाइजमैन उस वक्त यहूदी लोगों की सबसे बड़ी आवाज थे। एडी ने ट्रूमन की आंखों में देखकर कहा कि वाइजमैन एक महान इंसान है, बहुत बीमार हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं और तुम उनसे मिल भी नहीं रहे हो। ये उस ट्रूमन का बर्ताव नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। ट्रूमन न सिर्फ वाइजमैन से इसके बाद मिले बल्कि उस मुलाकात ने उनके फैसले पर आखिरी मुहर भी लगा दी। वैसे एक बात साफ करनी बहुत जरूरी है, ये रिश्ता हमदर्दी का था, साझेदारी का नहीं था। ट्रूमन ने इजराइल को मान्यता दी पर उसे कोई खुली छूट नहीं दी। उस वक्त अमेरिका ने पूरे मध्य पूर्व पर हथियार बेचने का प्रतिबंध लगा रखा था जो इजराइल पर भी लागू था। डूम टू सक्सीड में डेनिस रॉस बताते हैं कि शुरुआती 2 दशकों तक वॉशिंगटन में कोई भी इजराइल के साथ रिश्ते को अपरिहार्य या बेहद जरूरी जैसा आज है वैसा नहीं मानता था। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत मिला 1956 में जब इजराइल ने मिस्र पर हमला किया। इस हमले में इजराइल का साथ दे रहे थे ब्रिटेन और फ्रांस। ये सुएज क्राइसिस की बात है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने न सिर्फ इजराइल का साथ देने से मना किया बल्कि उसे पीछे हटने पर भी मजबूर किया। आइजनहावर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी थी, वो जानते थे कि गलत हो रहा है। अमेरिका ने साफ किया कि दोस्ती अपनी जगह है लेकिन वो यूएस इंटरेस्ट को दांव पर नहीं लगने देगा। अगले कई सालों तक यही चला। अमेरिका इजराइल को थोड़ी बहुत मदद देता रहा, लेकिन इस हमदर्दी के रिश्ते को जो फौलादी साझेदारी आप आज देखते हैं वो बनने में कई साल, कई दशक लगने थे। और इस बदलाव की जमीन तैयार हो रही थी एक ग्लोबल शतरंज के बिसात पर जिसे दुनिया कोल्ड वॉर के नाम से जानती है। ये वो दौर था जब दुनिया मोटे मोटे तौर पर 2 टीम्स में बट रही थी। एक टीम का कैप्टन था अमेरिका और दूसरी टीम का कैप्टन था सोवियत संघ, यूएसएसआर। इस शतरंज में मध्य पूर्व का इलाका वजीर की तरह था। क्यों? क्योंकि यहाँ तेल का अकूत भंडार था और यहाँ अमेरिका की टेंशन ये थी कि मिस्र, सीरिया, इराक जैसे बड़े अरब देश सोवियत संघ की टीम में जा रहे थे। सोवियत संघ उन्हें अपने लेटेस्ट टैंक्स, लड़ाकू विमान दे रहा था। अमेरिका को इस इलाके में एक भरोसेमंद दोस्त की सख्त जरूरत थी। ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि यूएस ने बहुत इंटरेस्ट लिया ईरान में भी। इसी माहौल में साल आया 1967। इजराइल ने सिर्फ 6 दिनों के अंदर मिस्र, जॉर्डन और सीरिया की फौजों को धूल चटा दी। इस 6 डे वॉर ने अमेरिका को दिखाया कि इजराइल एक सिर्फ छोटा सा देश नहीं है बल्कि एक ऐसी फौजी ताकत भी है जो सोवियत हथियारों को हरा सकती है अपने ग्रिट के बल पे। यहां से रिश्ते ने पहली करवट ली। हमदर्दी अब रणनीतिक जरूरत में बदलने लगी। लेकिन जो घटना इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए मजबूत कर गई वो 6 साल बाद 1973 में हुई। यौम किपुर के दिन मिस्र और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर धावा बोला। हमला इतना जोरदार था कि इजराइल हार की कगार पर था। तब प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने
अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को संदेश भेजा कि अगर फौरन मदद नहीं आई तो सब खत्म हो जाएगा। निक्सन ने फैसला लेने में देर नहीं लगाई। उन्होंने हुक्म दिया कि सेंड एवरीथिंग दैट कैन फ्लाई, यानी सारे एयरक्राफ्ट जो जा सकते हैं भेज दो। इसके बाद अमेरिका ने ऑपरेशन निकल ग्रास शुरू किया। अमेरिका के विशालकाय जहाज, टैंक्स, तोपें, गोला बारूद सब इजराइल में पहुंचे और इस मदद ने हारी हुई बाजी को पलटा। इस जंग के बाद अमेरिका ने इजराइल के लिए अरबों डॉलर की सालाना फौजी और आर्थिक मदद का दरवाजा हमेशा के लिए खोला। ये हुई रणनीति की बात। लेकिन कई बार सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका हमेशा अपने फायदे के लिए ही इजराइल की मदद करता है क्या, या कहानी में कोई और भी पेच है, कोई और भी स्टेक होल्डर है? इसका जवाब हमें अमेरिका के राजनीतिक सिस्टम के बहुत अंदर मिलता है। यहाँ एक और खिलाड़ी है जो पर्दे के पीछे से काम करता है और इसे कहते हैं लॉबी, यानी किसी खास मकसद के लिए बनाया गया एक प्रेशर ग्रुप। जैसे अमेरिका में वेपन्स की लॉबी है जो चाहती है कि बंदूकें बिकती रहें। तेल कंपनियों की लॉबी है जो अपने फायदे के लिए नीतियां बनवाती है, कू करवाती थी पहले तो। इनका काम है चुनाव में नेताओं को पैसा देना, मीडिया में अपने पक्ष में माहौल बनाना और सरकार की नीतियों को अपने हिसाब से मोड़ना। ये अमेरिकी राजनीति का एक अहम हिस्सा है। लॉबिंग वहां लीगल है। इस खेल में वैसे इजराइल समर्थक लॉबी को सबसे ताकतवर खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। अमेरिका के दो नामी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर जॉन मेयरशाइमर और स्टीफन वॉल्ट अपनी किताब द इजराइल लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी में बताते हैं, अमेरिका में इजराइल समर्थक लॉबी कोई एक संस्था नहीं है, बल्कि कई सारे संगठनों और लोगों का एक ढीला ढाला गठबंधन है। लेकिन इस गठबंधन के दिल में एक संस्था है जो उसकी धड़कन की तरह काम करती है। नाम है आईपैक, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी। संस्था कैसे बनी है? इसकी शुरुआत हुई 1950 के दशक में। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे आइजनहावर और वो इजराइल को लेकर बड़े सख्त थे, जैसा हमने पहले भी बताया। इजराइल को लगा कि वॉशिंगटन में उसकी बात ठीक तरीके से सुन नहीं रहा है कोई। उस समय इजराइल के लिए लॉबिंग का काम करते थे एक कनेडियन जर्नलिस्ट इसाया सी कैनन। कैनन सीधे इजरायली विदेश मंत्रालय के कर्मचारी के तौर पर ही लगभग काम कर रहे थे। कैनन को बात समझ में आ गई है कि एक विदेशी सरकार का कर्मचारी जब अमेरिकी नेताओं से अपने देश के लिए कुछ मांगता है तो उसे शक की नज़र से ही देखा जाएगा कि आप तो पेरोल पे हो, इसलिए पहुंच हो जाती है सीमित। तो कैनन ने एक बहुत होशियार दांव चला। 1953 में उन्होंने इजरायली सरकार की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और एक नई संस्था बनाई। ये एक अमेरिकी संस्था थी जिसे अमेरिकी नागरिक चला रहे थे और इसका मकसद था अमेरिकी सरकार से इजराइल के हितों की बात करना। ये एक जीनियस मूव था। अब वो कोई विदेशी एजेंट नहीं थे, बल्कि अमेरिका के ही नागरिक थे जो एक खास मुद्दे की वकालत कर रहे थे। और इसी संस्था को आज आईपैक के नाम से जाना जाता है। एपैक भी बोलते हैं लोग, उच्चारण में गलती के लिए माफी चाहते हैं। कैनन का दांव सुपरहिट साबित हुआ। आज एपैक अमेरिका के सबसे ताकतवर और रिसोर्सफुल लॉबिंग इंस्टीट्यूशंस में से एक है। काम कैसे करती है? पहले चुनाव का चंदा। अमेरिका में चुनाव लड़ना बहुत महंगा है, इंडिया में भी है, वहां बहुत महंगा है। एपैक सीधे किसी उम्मीदवार को पैसे नहीं देती, लेकिन वो अमेरिका के अमीर इजराइल समर्थक डोनर्स को हिंट करती है कि किस उम्मीदवार की तरफ जाना है और किसी तरफ नहीं जाना है। जो नेता इजराइल का समर्थन करता है उसके पास करोड़ों डॉलर का चंदा पहुंच जाता है और जो आलोचना करने की हिम्मत करता है उसके विरोधी को चंदा दिया जाता है। नेता ये संदेश समझते हैं। पैसे के बाद आती है इंफॉर्मेशन और प्रेशर वाली टैक्टिक। एपैक के सदस्य बहुत संगठित हैं। जब संसद में इजराइल से जुड़ा कोई बिल आता है तो रातों रात हजारों सदस्य अपने इलाके के नेताओं को फोन करते हैं, ईमेल करते हैं, चिट्ठियों से भर देते हैं और बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं कि जो सांसद है वो वोट कैसे करे। इसका एक क्लासिक उदाहरण 1991 में देखने को मिला। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश सीनियर, HW बुश है ना। बाद में जो बुश आए 9/11 के वक्त, उसके पिता, उन्होंने इजराइल को $10 बिलियन की लोन गारंटी देने से मना किया था। शर्त ये थी कि इजराइल कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियां बनाना बंद कर दे। बुश को लग रहा था कि ये बस्तियां शांति के रास्ते में रोड़ा बन रही हैं। इसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। एपैक और पूरी इजराइल लॉबी राष्ट्रपति के खिलाफ मैदान में उतर गई। उन्होंने अमेरिकी संसद पर ऐसा दबाव बनाया कि राष्ट्रपति बुश ही अकेले पड़ गए। हताश होकर उन्हें सार्वजनिक रूप से कहना पड़ा कि मैं एक अकेला छोटा आदमी हूं जो हजारों ताकतवर लॉबिस्ट के खिलाफ लड़ रहा है। भले ही बुश वो लड़ाई कुछ समय के लिए जीत गए, लेकिन लॉबी ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी छवि इजराइल विरोधी नेता की बन जाए। कई जानकार मानते हैं कि इस टकराव ने 1992 के चुनाव में उनकी हार में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। आने वाले नेताओं के लिए संदेश साफ हो गया
कि लॉबी से पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। मेयरशाइमर और वॉल्ट अपनी किताब में तर्क देते हैं कि इस ताकतवर लॉबी के कारण अमेरिका की मध्य पूर्व नीति अक्सर इजराइल के हितों के हिसाब से चलती है, भले ही वो अमेरिका के अपने हितों के खिलाफ क्यों न चला जाए। तो अमेरिका इजराइल की दोस्ती का ये तीसरा कोना है अमेरिका की घरेलू राजनीति, जहां एक ताकतवर लॉबी ये सुनिश्चित करती है कि दोस्ती बनी ही रहे, आंच ना आए उस पर। हमने देखा कि अमेरिका और इजराइल की दोस्ती के पीछे एक नैतिक पक्ष है, एक रणनीतिक मजबूरी है और एक बेहद ताकतवर राजनीतिक लॉबी। लेकिन यहाँ फिर एक सवाल बच जाता है कि ये लॉबी इतनी ताकतवर है क्यों? अमेरिका के आम नागरिक जो वॉशिंगटन की राजनीति से हजारों मील दूर रहते हैं, वो इजराइल की इतनी परवाह क्यों करते हैं? वो कौन लोग हैं जो इस लॉबी को जमीन पर असली ताकत देते हैं? इस सवाल का जवाब हमें राजनीति की किताबों में नहीं बल्कि एक दूसरी किताब में मिलता है, और उस किताब का नाम है बाइबल। दोस्ती की इस कहानी का चौथा कोना विश्वास है। ये समझने के लिए हमें एक विचारधारा को समझना होगा जिसका नाम है क्रिश्चियन जायनिज्म। क्या है ये? एक ऐसी धार्मिक मान्यता है जो कहती है कि आज का इजराइल देश बाइबल में की गई भविष्यवाणियों का पूरा होना है। इस विचारधारा को मानने वालों का विश्वास है कि हजारों साल पहले भगवान ने पैगंबर अब्राहम से यहूदी लोगों को एक खास जमीन देने का वादा किया था, द प्रॉमिस्ड लैंड, और 1948 में इजराइल का बनना उसी वादे का पूरा होना है। वैसे जो टेक्स्ट में लिखा है और जहां इजराइल एग्जैक्टली बना है उसमें बहुत फर्क है। इसका एक ताज़ा उदाहरण वैसे फिर भी हम दे देते हैं, लोगों की मान्यता है तो 18 जून को आपको देखने को मिला है इसी साल। अमेरिकी सेनेटर हैं टेड क्रूज, ट्रंप वाली रिपब्लिकन पार्टी से ही आते हैं। 18 तारीख को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बोल दिया कि इजराइल की मदद करना हमारी धार्मिक मान्यता है। द बाइबल कमांड्स अस टू सपोर्ट इजराइल। अमेरिका में करोड़ों लोग इस विचारधारा को मानते हैं। इन्हें इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस कहा जाता है और ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा, संगठित और प्रभावशाली धार्मिक समूह है, खासकर अमेरिका के दक्षिणी और मध्य पश्चिमी जो मिड वेस्टर्न राज्य है वहाँ के, जिसको बाइबल बेल्ट भी कहा जाता है, वहाँ गहरा प्रभाव है। इन करोड़ों लोगों के लिए इजराइल का समर्थन करना कोई विदेश नीति का मुद्दा नहीं है, ये उनके लिए एक धार्मिक कर्तव्य है। वो मानते हैं कि बाइबल कहती है कि जो इजराइल को आशीर्वाद देगा उससे आशीर्वाद मिलेगा और जो उसे शाप देगा उसे शाप मिलेगा। ये विश्वास अमेरिकी राजनीति पर गहरा असर डालता है। कैसे? पहले ये एक बहुत बड़ा और जुनूनी वोटर बेस बनाता है। ये लोग उस उम्मीदवार को वोट देते हैं जो इजराइल के लिए सबसे मजबूत समर्थन दिखाता है। राजनेता खासकर रिपब्लिकन पार्टी के ये अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो अक्सर अपने भाषणों में बाइबल का जिक्र करते हैं, इजराइल को पवित्र भूमि बताते हैं और इस दोस्ती को ईश्वरीय बताते हैं। दूसरा, ये लोग लॉबी को ज़मीनी ताकत देते हैं। एपैक के बारे में हमने बात की, जो मुख्य रूप से एक यहूदी संगठन है, लेकिन अमेरिका में एक और बड़ी संस्था है CUFI, क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल। इसके करोड़ों सदस्य हैं। एक तरह से एपैक का क्रिश्चियन वर्जन है जो अपने सदस्यों को इजराइल के पक्ष में लॉबिंग करने को तैयार करता है। ये धार्मिक विश्वास सीधे सीधे विदेश नीति के फैसलों पर असर डालता है। उदाहरण के लिए डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम में जाने का जो फैसला था, उसके पीछे ये लोग भी थे। मैं नहीं कहता हूं अकेले। दशकों से एक बड़ा विवादित मुद्दा था, लेकिन इवेंजेलिकल ईसाइयों के लिए यरूशलेम बाइबल के मुताबिक इजराइल की अविभाजित राजधानी है और उनके लगातार दबाव ने इस फैसले को लेने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। तो हमने अमेरिका इजराइल के रिश्ते के 4 स्तंभ देख लिए। एक, हमदर्दी जो होलोकॉस्ट के दर से पैदा हुई। दूसरा, मजबूरी जो शीत युद्ध के शतरंज का नतीजा थी। तीसरी, लॉबी जो वॉशिंगटन की राजनीति में पर्दे के पीछे से काम करती है। और चौथा, विश्वास जो बाइबल की आयतों से ताकत लेता है। इन 4 खंभों पर दोस्ती 77 सालों से ज़्यादा वक्त से खड़ी है, लेकिन यह कहानी का एक ही पहलू है। इजराइल के प्रति अमेरिकियों के नज़रिए में हालिया सालों में कुछ बदलाव भी हुआ है और इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण है खुद अमेरिका का बदलना। दशकों तक इजराइल का समर्थन एक ऐसा मुद्दा था जिस पर अमेरिका की दोनों बड़ी पार्टीज, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, लगभग एक ही पेज पे थी। अब ऐसा नहीं है। आज की तारीख में रिपब्लिकन पार्टी का एक बड़ा धड़ा इजराइल का कट्टर समर्थक है। इसकी एक बड़ी वजह हम आपको पहले बता चुके हैं, इवेंजेलिकल क्रिश्चियन वोटर्स। लेकिन डेमोक्रेट्स के अंदर बदलाव आया। साल 2024 के गैलप पोल के अनुसार 81% रिपब्लिकन इजराइल के पक्ष में, जबकि डेमोक्रेट्स में आंकड़ा 44% है। और ये 44% में पूरी कहानी नहीं बताते। पार्टी का पुराना नेतृत्व, जैसे पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, आज भी पारंपरिक तौर पर इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन पार्टी की नई पीढ़ी, युवा और प्रगतिशील नेता जैसे बर्नी सैंडर्स और द स्क्वाड समूह की नेता अब खुलकर इजरायली सरकार के फिलिस्तीनी नीतियों की आलोचना करते हैं। बर्नी सैंडर्स को हमने यंग नहीं कहा, बाकी जो यंग धड़ा है उनकी बात थी।
वो सवाल पूछते हैं कि अमेरिकी टैक्स डॉलर्स वहां क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये बदलाव सिर्फ राजनीति का नहीं है, पूरी अमेरिकी पीढ़ी में आपको देखने को मिलेगा। प्यू रिसर्च सेंटर का डेटा दिखाता है कि 65 साल से ऊपर के 60% से ज्यादा अमेरिकी इजराइल के पक्ष में, लेकिन 30 साल से कम उम्र के युवाओं में यह आंकड़ा 30% से भी कम है। यानी भविष्य में अमेरिका की इजराइल को दी जाने वाली मदद कम भी हो सकती है। कम से कम रिसर्च यही बता रहा है आपको, लेकिन फिलहाल इजराइल को अमेरिका का फुल सपोर्ट मिल रहा है और उसकी मदद से फिलिस्तीन समेत मध्य पूर्व के अलग अलग मुल्कों पर अंधाधुंध हमले करता है इम्प्यूनिटी के साथ। ईरान इसका सिर्फ एक नया उदाहरण है। तो अमेरिका इजराइल की दोस्ती को समझाने का आपको ये प्रयास हमारा राजदूत में कैसा लगा बताइएगा। इस एपिसोड को कमल और साजिद ने मिलकर लिखा था और इरशाद ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।